जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। ये देखिए क्या ज़बरदस्त कोड बोली गई है कि चेंज द स्ट्रेटेजी बट डू नॉट चेंज द गोल। हम क्या करते हैं, हम अगर कोई चीज़ पर अचीव नहीं हो पा रहे हैं, कोई गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसको छोड़ ही देते हैं, है ना। हम हमारा गोल ही चेंज कर देते हैं। लेकिन क्या ये सही है? नहीं। वो गोल हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी जो स्ट्रेटेजी से हम जा रहे हैं वो स्ट्रेटेजी उसके लिए अनुकूल नहीं है। तो स्ट्रेटेजी चेंज करो, गोल मत चेंज करो। आप समझ लीजिए, रास्ते में हम कभी घर के लिए निकलते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी दूसरी मंजिल के लिए निकलते हैं कि कहीं पर हमें जाना है कोई पर्टिकुलर जगह पर। समझ लीजिए कि अगर कोई मुंबई से नागपुर जा रहा है, तो अब जाते जाते बीच में कभी रास्ता ख़राब रहता है, बीच में कभी रास्ता बंद रहता है ना। तो ऐसे सिनारियों में क्या हम कभी घर पर जाते ही नहीं है? क्या हम जहाँ पर हमें जाना है जाते ही नहीं है? ऐसा नहीं होता है। हम रास्ता चेंज करते हैं। हम लोगों को पूछते हैं कि अच्छा कौन सा और दूसरा रास्ता है क्या। हम फिर दूसरे रास्ते से वहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि आप हाईवे से जा रहे हो, हाईवे वहाँ पर बंद किया गया हो, लेकिन आपको एक टूटे फूटे रास्ते से जाना पड़ रहा हो, है ना। कभी कोई गांव का रास्ता होता है, वहाँ से जाना पड़ रहा हो, लेकिन आप वहाँ से भी जाते हो, लेकिन आपको जहाँ पर जाना है वहाँ तक पर आप पहुँचते ही पहुँचते हो। तो यहाँ पर क्यों ऐसे कर रहे हो? यहाँ पर आपका जो गोल है उसको अचीव करने के लिए जो आप अभी जिस रास्ते से जा रहे हो सकता है कि वो रास्ता बीच में ब्लॉक हो रहा हो, वो रास्ते में कोई अड़थड़े हो, तो आप दूसरे रास्ते से भी निकल सकते हो ना। दूसरे रास्ते से भी तो जा सकते हो। जब एक भी इंसान अगर उस गोल को अचीव कर रहा है तो आप भी अचीव कर सकते हो। सिर्फ प्रॉब्लम है कि आप सही स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ ध्यान में रखियो। बल्ब का पता है ना कि 999 जो मतलब रास्ते हैं वो उसको नहीं थे, बाद में उसको ये हो गया कि हाँ ये रास्ता जो है उससे बल्ब जो है वो लग सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो स्ट्रेटेजी है वो आपको चेंज करनी है, गोल को चेंज नहीं करना है। तो हमेशा मोटिवेटेड रहिए। तो आइए यहाँ पर हम मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। मैप बेस्ड एक्सरसाइज में जो कंट्री कौन सी आपको बताना है, तो आपको क्या करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है एंड देन वीडियो को रिज्यूम करना है। तो आप सभी पार्टिसिपेट कीजिए, इससे आप ही का फायदा होगा। अब यहाँ पर MM एकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज लाए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी फायदा पहुँचाएंगे। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है। मतलब आपको और कोई भी सोर्स रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बोलते हैं ना NCERTs पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा, हाँ कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर फाउंडेशन के साथ सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, काफ़ी हाईएस्ट क्वालिटी के तहत, एनिमेशंस के तहत, सारा यूज़र फ्रेंडली है। जहाँ पर आपको बस आना है एंड वीडियो लेक्चर्स देखना है और अपना सिलेबस जो है वो कवर, सिलेबस ओरिएंटेड है। इसमें एंशंट हिस्ट्री बोलिए, मॉडर्न हिस्ट्री बोलिए, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, इकोनॉमी, है ना, सारे जो लेक्चर्स है, GS 1 2 3 4, मतलब मज़ा आ जाएगा आप सभी को। और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइजेस में है। कोविड के चलते मैंने यहाँ पर प्राइजेस जो है इतने कॉम्पिटिटिव रखे, इतने कम रखे हैं कि मतलब समझ लो कि आप जो अगर कोई अफेक्टेड भी हुआ है कोविड की वजह से, फिर भी अपनी पढ़ाई जो है उसको रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने कम प्राइस, बाकी जगहों पर जितना आपको एक महीने का देना पड़ता है उससे भी कम में आपको एक साल का देना पड़ता है, प्लस पर्सनल गाइडेंस भी मिलता है। तो समझ लीजिए यहाँ पर आराम से एक साल का लेकर आप पर्सनल गाइडेंस जो है वो भी ले सकते हो और आराम से अपनी एग्जाम जो है वो क्लियर कर सकते हो। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए MM एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। आइए यहाँ पर हम 8 मई का जो एनालिसिस है वो देख लेते हैं और देखते हैं कौन कौन से एडिटोरियल हमारे लिए काम किया है। सैटरडे रहने की वजह से कम है, लेकिन फिर भी कुछ जो इंपॉर्टेंट है हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो द हिंदू न्यूज़पेपर जो, उस पर पहले नज़र डालते हैं। तो उसमें हमें देखने को मिलता है ये एडिटोरियल पेज। इसमें सबसे पहले तो आता है ये, लीफ ऑफ पेटेंट प्रोटेक्शन हैज़ टू ड्रॉप। अब यहाँ पर देखिए, कल हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो USA है वो चाह रहा है कि यहाँ पर पेटेंट जो है उसको थोड़ा वेव किया जाए, है ना। तो अब यहाँ पर इससे आगे की अब हुआ क्या है, उसमें क्या अपडेट आया है, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर रेंट इशू की बात की जा रही है। देखिए यहाँ पर रेंट जो है ना, ये इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, तो ये यहाँ पर बात की जा रही है इसमें, तो इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो यहाँ पर देखिए वही जो कोरोना है उससे प्रॉब्लम्स, ये सब कुछ हमें देखने को आ रहा है, जो ये अब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, हमने बहुत बार कवर किया हुआ है। देन उसके बाद अगर हम इंडियन एक्सप्रेस पर आते हैं तो उसमें हमें ये पेज जो है इसमें देखने को मिलता है ऑक्सीजन फेमाइन। ऑक्सीजन फेमाइन जो है ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसको हम डिटेल में यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। देन यहाँ पर ये अगर हम देखते हैं तो ये एकेडमी इन एक्शन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देन नेक्स्ट पेज पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आसाम जो है उसकी विक्ट्री पॉलिटिकल है पूरा। देन उसके बाद यहाँ पर बग स्टॉप्स वेयर, तो ये भी देखिए ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला जो है ये भी मतलब हमने ऑलरेडी जो कवर किए हुए उसको बार बार देखिए क्या है कि बीच में ये अनुपम खेर जो है उन्होंने जो कहा था वो, ये अनुपम खेर ने बीच में एक एडिटोरियल दिया था ना, तो उन्होंने गलत कहा था। मतलब ये हो रहा है एक दूसरे पर जो बातें, मतलब जैसे ये हो रहा है कि व्हाट्सएप पे जो हम चैट करते हैं वो यहाँ पर अब न्यूज़पेपर पे चैट होने लग गई है एडिटोरियल में। तो ऐसा चीज़ हमें देखने को मिला, तो ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद अगर हम एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं तो आज एक्सप्लेन सेक्शन में भी कुछ खास हमें देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर अलग अलग वेरिएंट्स, उसके सर्जेस जो है वो देखने को मिल रहे हैं, जो वेरिएंट्स आप सभी को पता ही है।
देन उसके बाद यहाँ पर एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरिएंट वगैरह थोड़ी आएंगे यार आपको कि वेरिएंट कौन सा नहीं है क्या है। देन उसके बाद क्लियर्ड फॉर इंडिया एंटीबायोटिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड ये वाला जो है ये भी पूरा पॉलिटिकल है। तो इस तरीके से हमें जो न्यू एडिटोरियल्स है वो देखने को मिलते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर द फिग लीव ऑफ पेटेंट प्रोटेक्शन हैज़ टू ड्रॉप। अब इसमें अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखते हैं तो कॉन्टेक्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि आपको यहाँ पर कल का न्यूज़पेपर एनालिसिस अगर आपने नहीं देखा है तो वो देखिए, क्योंकि उसमें आपको सारा कॉन्टेक्स्ट जो है वो पता चल जाएगा इसका क्या है। बेसिकली पेटेंट वेवर जो है उसकी यहाँ पर बात की जा रही थी। अब पेटेंट क्या है, वेवर से क्या होने वाला है, हमारे वैक्सीन जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर इंक्रीज हो सकते थे, ये सब चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिल रही थी। लेकिन अब उसमें हुआ क्या है, हुआ ये है कि यहाँ पर जो कंट्रीज़ है ना, वो ऐसा था कि WTO में होने वाला था। देन उसके बाद कंट्रीज जो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब प्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्स है कि क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों वेवर नहीं दिया जाना चाहिए। अब वेवर अगर दे देते थे तो फिर बहुत सारी जो अलग अलग कंपनीज है वो भी यहाँ पर इसका प्रोडक्शन कर सकती थी, जो कोविड वैक्सीन है उसका प्रोडक्शन कर सकती थी। अब वो जब प्रोडक्शन कर सकती थी तो हो सकता है प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो सकता था। जो शॉर्टेज हमें देखने को मिल रहा है आज अगर आप देखोगे तो जो कोविड वैक्सीन है उसके लिए रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पा रहा है कितने सारे लोगों का, जो 18 साल के ऊपर अभी कर दिया गया है, तो कितने सारे इसका हो ही नहीं पा रहा है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अब रिस्पॉन्स एक प्रेडिक्टेबल था कि कोई भी कंट्री जो डेवलप्ड कंट्री है, अब क्योंकि इसका फायदा किसको होता था, डेवलपिंग कंट्री को। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके बीच में जो फार्मास्यूटिकल्स है उनको तो यहाँ पर नुकसान होता था। तो यहाँ पर प्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्स था कि हाँ यार यहाँ पर तो नहीं ही बोलेंगे ये लोग। तो बेसिकली क्या था, बहुत सारे लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज जो है उन्होंने सपोर्ट किया, ये भी बट ऑब्वियस है क्योंकि लो इनकम कंट्रीज जो है उनको तो यहाँ पर फ़ायदा होना ही था। उनके जो लोग हैं वो यहाँ पर वैक्सीन जो है वो बना सकते थे एंड देन जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर कर सकते थे, है ना। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पर आया USA की तरफ से। रेजिस्टेंस मतलब जो नकारता आई वो आई यूनाइटेड किंगडम की वजह से, यूरोपियन यूनियन, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड खास अगर हम देखते हैं तो नॉर्वे की तरफ से भी हमें नकार देखने को मिली। अब नॉर्वे अगर आप देखोगे तो यूजुअली सपोर्ट करता है इनिशिएटिव्स को जो ग्लोबल हेल्थ इक्विटी को प्रमोट करते हैं, है ना। जो नॉर्वे, स्वीडन, ये जो कंट्रीज है ये हर मतलब मोस्ट ऑफ दी जो इंडिकेटर्स है उसमें हमें टॉप देखने को मिलती है, जो रैंकिंग्स है उसमें हमें टॉप पर देखने को मिलती है। और ये प्रमोट भी करते हैं जो ग्लोबल हेल्थ इक्विटी है, लेकिन इन्होंने भी यहाँ पर मना कर दिया, तो ये थोड़ी आश्चर्यजनक बात थी। देन यहाँ पर फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज जो है उन्होंने भी इसको अपोज किया, है ना। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ पर आता है कि रीजंस क्या दिए गए। अब सीधा ये बोल सकते हैं कि नहीं 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 हम कैसे दे देंगे भाई साहब, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है, इतने लोगों की जाने जा रही है, तो इसलिए उनको अगर वैक्सीन मिलती है तो जो कोविड है उससे हम यहाँ पर लड़ सकते हैं। तो ये पूरा ग्लोबल सिनारियो है। तो ऐसे सिनारियो में यहाँ पर रीज़न जो है वो भी ऐसा खुलेआम नहीं दे सकते हैं कि हमको नहीं देना है, हम नहीं देंगे, हमारी क्यों नुकसान करें हम पैसों का, ऐसा यहाँ पर नहीं दिया जा सकता है। तो फिर रीज़न जो है वो क्या देखने को मिलता है, रीज़न ये दिया गया कि अगर हम यहाँ पर वेवर दे भी दे देते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पर इजाज़त दे भी दे देते हैं कि ठीक है आप बना लो, तो भी यहाँ पर कैपेसिटी जो है वैक्सीन प्रोड्यूसिंग की वो यहाँ पर क्वालिटी एंड सेफ्टी जो है वो यहाँ पर अश्योर्ड नहीं करेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो लेबोरेटरीज है उसमें काफ़ी लिमिटेशंस हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लिमिटेड ऐसे लेबोरेटरीज है जो यहाँ पर क्वालिटी एंड सेफ्टी अश्योर्ड करते हैं। तो अगर दूसरे लेबोरेटरीज भी इसको बनाने लग जाएगी तो यहाँ पर क्वालिटी एंड सेफ्टी जो उसकी अश्योरिटी रहेगी क्या, नहीं रहेगी। उससे वैक्सीन हेजिटेंसी जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी और उसी के साथ साथ लोग जो है और ज़्यादा वैक्सीन लेने से डरेंगे, और अगर उसमें कोई साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं तो ये जो वैक्सीन यहाँ पर ली जा रही है इसको भी यहाँ पर लेना बंद कर देंगे लोग। तो ये हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज जो है, जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी उनके पास इतनी सफिशिएंट नहीं है, टेक्नोलॉजी को हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो उनको यहाँ पर मैन्युफैक्चर करने के लिए परमिशन दे देना ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। मतलब इसमें काफ़ी हज़ार्ड रहेगा, इसमें काफ़ी ख़तरनाक चीज़ें जो है वो हो सकती है। लो लेबर कॉस्ट ये कंट्रीज़ में ऑब्वियसली काफ़ी अट्रैक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, लो लेबर कॉस्ट है तो यहाँ पर वैक्सीन जो है वो भी यहाँ पर काफ़ी कम इसमें हो सकती है ना। लेकिन यहाँ पर जो क्रिटिक्स है पेटेंट वेवर के, उन्होंने कहा कि कोई भी एविडेंस भी हमें यहाँ पर नहीं मिलता है कि अगर हम यहाँ पर वेवर दे देते हैं तो जो प्रोडक्शन है वैक्सीन का वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। नए फर्म जो है वो यहाँ पर समझ लीजिए कि अगर वैक्सीन बनाने की शुरुआत भी करते हैं तो यहाँ पर जो प्रेजेंट पेंडेमिक है इससे लड़ नहीं पाएंगे। मतलब अभी जो पेंडेमिक चल रहा है अभी हमें अर्जेंसी है कि 1 या 2 दिन में फटाफट फटाफट प्रोडक्शन इंक्रीज हो, लेकिन क्या वो हम परमिशन दे भी देते हैं तो क्या 1 या 2 दिन में प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे? नहीं। तो मतलब अभी के पेंडेमिक में तो वैसे भी कोई फायदा नहीं होने वाला है, अभी के पेंडेमिक में तो वैसा भी कोई इसका रिलेवेंस नहीं रहेगा, है ना।
अब मल्टीनेशनल जो फार्मास्यूटिकल फर्म्स है उन्होंने भी यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट रखा है कि यहाँ पर जो चाइना है, अगर हम यहाँ पर देते हैं, चाइना जो है वो उनकी टेक्नोलॉजी को छीन लेगा, स्टील कर लेगा, और फिर उसके बाद वो चाइना जो है वो तो किसी की सुनता नहीं है। तो ये भी एक तर्क जो है यहाँ पर दिया गया था। तो बेसिकली आपको इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो बता सकते हो कि जो पेटेंट वेवर है ये यहाँ पर नहीं दिया गया, ये जो तर्क यहाँ पर दिए गए हैं, तो आपको इसके बारे में क्या कहना है। देन उसके बाद प्रॉफिट्स की जब हम बात करते हैं तो देखिए प्रॉफिट्स तो बहुत खतरनाक कंपनीज कमा रही है। जैसे कि अगर हम फीजर वैक्सीन देखते हैं तो 3.5 बिलियन जो रेवेन्यू है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021, फर्स्ट क्वार्टर समझ लीजिए। जो मॉडर्ना है उसने कहा एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो 18.4 बिलियन 2021 में। तो मतलब इनके लिए तो खतरनाक साल रहा है ये, है ना। तो अब यहाँ पर ये चीज़ जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो हमें उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर पर्सपेक्टिव समझ में आ गया होगा। देन अब हम यहाँ पर आते हैं रेंट इशू पर। रेंट इशू जो कोविड स्ट्रेस पॉइंट का काफ़ी बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसको इग्नोर किया जा रहा है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं इस एडिटोरियल का, तो बेसिकली देखिए सेकेंड वेव जो है उसने यहाँ पर रेंट का इशू काफ़ी एम्पलीफाई कर दिया है। मतलब कितने सारे तो मेरे दोस्त हैं जिन्होंने वो जो रेंट है वो नहीं, मतलब क्या हो रहा था, लॉकडाउन था, सब हर कोई घर पे था। समझ लीजिए कि अगर कोई घर से दूर है, ठीक है, तो घर से जब दूर है तो उनको वहाँ पर रेंट पे रहना पड़ेगा, अपनी फैमिली से दूर है। देन उसके बाद वहाँ पर उनको जो रेंट है वो देना है। अब लॉकडाउन लग गया है, तो अब रेंट जो है, क्योंकि वो लॉकडाउन लगने के बाद क्या हुआ, मोस्ट ऑफ दी जो दोस्त लोग हैं वो तो घर पे आ गए, अपने घर पे आ गए। तो फिर अब यहाँ पर जो रेंट है वो देने का मतलब क्या था, और पहले ठीक है 28 दिनों का लगाया गया, फिर 1 महीने का, फिर और 2 महीने का, इस तरीके से लॉकडाउन लगाए गए। तो पहले ठीक है ऐसा लगता क्या है, 2 महीने में का हो जाएगा तो ठीक है 2 महीने का कर देते हैं, 3 महीने का हो जाएगा 3 महीने का कर देते हैं। लेकिन फिर उसके बाद ऐसा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, वर्क फ्रॉम होम ही चलता जा रहा है, वर्क फ्रॉम होम ही चलता जा रहा है। तो फिर क्यों वहाँ पर रेंट दिया जाएगा, है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इशू जो है रेंट का, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो वर्कर्स है उनके लिए है। रेंट का जो इशू है वो सभी के लिए है। और रेंट जो है वो भी वो माफ़ कैसे करेंगे, समझो ना आप। क्योंकि जो ओनर है, ठीक है, समझ लीजिए यहाँ पर जो ओनर है, यहाँ पर ऐसा है कि किसी की भी गलती नहीं है। ओनर है, उसका भी यहाँ पर जो काम था वो भी रुक गया है, ठीक है। अब उसका काम अगर रुक गया है तो लेकिन उसको तो ईएमआई अपनी बैंक में जमा करानी है। अब बैंक में जमा कराने के लिए इस पर वो डिपेंडेंट था रेंट पर, है ना। ये तो क्योंकि ये तो बंद हो गया है तो अब रेंट पर डिपेंडेंट था। अब रेंट ही नहीं आएगा तो ईएमआई चुकाएगा कैसे, तो ये भी बंद नहीं कर सकता है। देन उसके बाद यहाँ पर जो रहने वाला है उसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि अब उसके उसकी भी इनकम, यहाँ पर कितने सारे लोगों की तो जॉब चली गई है। तो फिर वो अब रेंट पे करके करेंगे क्या। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो वर्कर्स है उनकी, बेसिकली जो माइग्रेंट वर्कर्स है। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो जो फूड है, जो इनकम सपोर्ट है, उसमें तो काफ़ी अटेंशन दिया गया कि लोगों की इनकम जो है वो बंद हो गई है, जो फूड है वो लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इस पर हमने बहुत यहाँ पर मशक्क़त की, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर बोली। लेकिन जो रेंट का इशू है वो हम यहाँ पर नहीं बोल रहे हैं उतने प्रखरते से। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो थोड़ा बैकग्राउंड पे हम जाएंगे तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है उन्होंने वीकेंड कर्फ्यूज़, लॉकडाउन जैसी सिचुएशन जो है वो लगाना शुरू की। और एक इशू जो इमर्ज होकर आ रहा है वो है रेंट क्राइसिस विद इन इनफॉर्मल रेंटल हाउसिंग मार्केट्स। जो इनफॉर्मल रेंटल हाउसिंग मार्केट्स है वहाँ पर रेंट क्राइसिस जो है बहुत बुरी तरीके के हमें देखने को मिल रहे हैं। कुछ लैंडलॉर्ड जो है वो काफ़ी अच्छे रहे हैं, उन्होंने 1 महीने का या फिर 2 महीने के जो रेंट है वो माफ़ कर दिए कि ठीक है तुम रेंट जो है वो मत दो। और दूसरों ने यहाँ पर रेंट जो है वो डिफ़र करने के लिए अग्री कर लिया कि ठीक है तुम मतलब 10 दिन के बाद देना है, 10 दिन के बाद दो, ठीक है तुमको बाद में देना है तुम बाद में दो। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिली। अब यहाँ पर डोमेस्टिक वर्कर जो है उनको काफ़ी डिफिकल्ट हो गया है यहाँ पर ट्रेड ऑफ करना। मतलब यहाँ पर जो अपना जो पैसा है, उन्होंने जो नेसेसिटी एक्सपेंसेस थे जैसे कि फूड हो गया, है ना, ये सब जो नेसेसिटी एक्सपेंसेस थे उसका पैसा इन्होंने रेंट की तरफ डाइवर्ट कर दिया कि यार ये जो है ये बहुत मांग रहे हैं, इनको रेंट दे दो। मतलब खाना भूखे रहे लेकिन रेंट जो है वो उन्होंने पे कर दिया। बहुत सारे डोमेस्टिक वर्कर जो है उनको इनफॉर्मल मनी लेंडर से जो पैसा है वो बोरो करना पड़ा रेंट देने के लिए। अब आपको तो पता है ये लोग कैसे रहते हैं, आओ कभी हवेली पर वाले, है ना। मतलब यहाँ पर 30-30%, 40-40% पर यहाँ पर लोन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। देन कुछ डोमेस्टिक वर्कर जो है उन्होंने यहाँ पर एम्प्लॉयर से पैसे बोरो किए कि ठीक है हम आपको काम कर करके पूरा चुकता कर देंगे। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिली है रेंट के मामले में। तो इसलिए बहुत बड़ा मुद्दा है ये। अब देखिए इसका सोल्यूशन जो है वो क्या हो सकता है। तो मतलब बहुत रेयर सिचुएशन ऐसी होती है, रेयर कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पर द हिंदू जो है उसके द्वारा सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर सोल्यूशन इसके द्वारा दिया गया है, तो इसको अप्रिशिएट हमें करना चाहिए और अच्छे तरीके से सोल्यूशन जो है उसको पढ़ना चाहिए। तो ये मुद्दा आपको एग्जाम में भी आ सकता है कि कौन कौन से इश्यूज थे।
तो इसमें अगर आप देखोगे मोराटोरियम जो है वो अनाउंस किया जाना चाहिए विद द क्लियरर एनफोर्समेंट मैकेनिज्म। ठीक है, इसमें क्लियर डिस्टिंक्शन होना चाहिए डिफरमेंट और रेंट वेवर का, कि भैया क्या रहेगा रेंट के बारे में। अब एनफोर्स जो है वो कराना काफ़ी मुश्किल रहता है, तो एनफोर्स कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन बोलिए, यूनियंस बोलिए, उनको यहाँ पर हम एनफोर्समेंट लाने के लिए बोल सकते हैं कि आप यहाँ पर एनफोर्स कराओ। अब लैंडलॉर्ड जो है उनको यहाँ पर पार्शियल कंपेंसेशन जो है वो ऑफर किया जाना चाहिए, जो भी उनका रेंट लॉस हो रहा है स्टेट की तरफ से। मतलब समझ लीजिए कि अगर रेंट जो है वो 10,000 है, ठीक है, रेंट जो है वो 10,000 है, तो इसमें से 5,000 आप छोड़ दो, 5,000 जो है वो आप सरकार से मांगो। ठीक है, तो मतलब क्या है, यहाँ पर पूरा 10,000 इसका नुकसान नहीं होगा, 5,000 यहाँ पर जिसका घर है वो भरेगा, एंड 5,000 जो है वो यहाँ पर सरकार जो है वो यहाँ पर पे करेगी, जिससे क्या होगा, पूरा नुकसान जो है वो भी यहाँ पर ओनर का नहीं होगा, है ना। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। कैश ट्रांसफर ये यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा हमें देखने को मिलता है, जिससे कि क्या है, यहाँ पर जो फूड है, इनकम सपोर्ट है, ये उनको वहाँ पर मिल सके, है ना। अब रेंट जो है उसको भी ट्रीट करने के लिए कर दे दिया जाए तो, कि ठीक है आप जो है आप रेंट जो है वो भी यहाँ पर आपका पे कर दो। अब इसमें समस्याएं भी उतनी ही आती है कि हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि इसका रेंट कितना है, मतलब वो पूरा निकालना कि इसका कितना रेंट है, उसका इनफॉर्मल इसमें तो अलग अलग रेंट होते हैं। फिर उसमें ये आ जाएगा कि जो ओनर है उससे कोई अगर यहाँ पर वर्कर है, ठीक है, अब यहाँ पर ये लिखवा लेगा कि यहाँ पर जो हमारा रेंट है वो समझ लो कि एक्चुअल रेंट जो है वो अगर समझ लो 2,500 रुपये है, ठीक है, वो 2,500 रुपये है। अब ये गवर्नमेंट पैसा दे रही है तो ये इसे लिखवा के ले लेगा कि हमारा रेंट जो है वो तो 10,000 रुपये है। अब गवर्नमेंट जो है मैक्सिमम अगर 5,000 रुपये दे रही है तो यहाँ पर 2,500 रुपये का फ़ायदा, है ना। तो ऐसे भी यहाँ पर देखिए जुगाड़ करने वाले हमारे देश में बहुत हैं। तो ये समस्याएं भी उतनी आती है, लेकिन कुछ यहाँ पर सोल्यूशन जो है ये इम्पैक्टफुल रहते हैं। स्टेट जो है वो यहाँ पर वर्कर्स को लिमिटेड वेवर जो है यूटिलिटी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इस पर वेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर रैदर देन गिविंग देम कैश फॉर दिस, एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम दे रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर अगर हम इन चीज़ों के लिए अगर कैश दे रहे हैं तो यहाँ पर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के एफर्ट्स इसमें लग जाए, जो मेन मुद्दा है हमारा पेंडेमिक उससे भटक जाए। तो ये भी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ये सोल्यूशन है जिस पर काम करने से हो सकता है कि हमें यहाँ पर फ़ायदा हो जाए। देन नेक्स्ट इस पर आते हैं हम ऑक्सीजन फेमाइन। अब देखिए ऑक्सीजन का जो क्राइसिस है बहुत बुरी तरीके का हो रहा है। अब कोविड डेथ की अगर हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है इन इटली लोग जो है उनकी मौत हुई है कोविड की वजह से, इलनेस की वजह से, उनके कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, है ना। काफ़ी ज़्यादा डेथ हमें देखने को मिली है। सेकेंड वेव अगर हम देखते हैं इंडिया में, मोस्ट ऑफ द डेथ जो है वो लैक ऑफ बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है उसकी वजह से हमें देखने को मिल रही है। बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है वो यहाँ पर नहीं मिल रही है ना। एंड देन यहाँ पर सिचुएशन जो है वो इतनी ख़राब है, सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब है कि यहाँ पर जो मतलब समझ लीजिए कि कुछ भी नहीं हो पा रहा है। मतलब यहाँ पर जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है हमारा, वो यहाँ पर बोल रहा है कि यार तुम ऑक्सीजन सप्लाई दे दो, ऑक्सीजन सप्लाई दे दो, ऑक्सीजन सप्लाई दे दो, फिर भी यहाँ पर चीज़ें जो है वो नहीं हो पा रही है, बेटर नहीं हो पा रही है ना। और इसमें अगर हम देखते हैं लैक ऑफ बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में सबसे ज़्यादा मुद्दा जो उभर कर आ रहा है वो है ऑक्सीजन का। ऐसे अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन जो है वो यहाँ पर कंपेयर किए जा सकते हैं फेमाइन से। फेमाइन जो है उससे यहाँ पर कंपेयर किए जा सकते हैं, इतने बुरे भयानक जो कंडीशंस है वो। अब यहाँ पर फेमाइन क्या होता है, अब देखिए जब फेमाइन की यहाँ पर बात हो रही है तो फेमाइन है क्या ये भी आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सीधा फेमाइन पर आपको क्वेश्चन आ सकता है। एक्सट्रीमली इनएडिक्वेसी एंड स्कैरसिटी ऑफ फूड, इसको हम कहते हैं फेमाइन। ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई दुष्काल ड्रॉट पड़ गया तो उसमें जो फूड स्कैरसिटी होती है, इनएडिक्वेसी जो हमें फूड में देखने को मिलती है, उसको हम कहते हैं फेमाइन। वेरियस एनवायरमेंटल एंड बायोलॉजिकल रीजंस इसके पीछे होते हैं फेमाइन के पीछे, जिसकी वजह से हमें फेमाइन जो है वो देखने को मिलता है। देन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इंडिया में तो वेरियस फेमाइन हमें देखने को मिले हैं, जिसमें से अगर आप देखोगे तो बंगाल फेमाइन है 1943 का, देन चालीसा फेमाइन है 1783 का, ग्रेट बंगाल फेमाइन 1770 का, ये बहुत ही खतरनाक वाला था। स्कल फेमाइन हमें देखने को मिलता है 1791 का, ओडिशा फेमाइन 1866 का, डेक्कन फेमाइन 1630 का, बिहार फेमाइन 1873 का, आगरा फेमाइन 1837 का। तो मतलब आप देखोगे मोस्टली यहाँ पर जो फेमाइन है वो हमें ब्रिटिश काल में देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ भी कुछ उस तरीके की थी, है ना। हमने मॉडर्न हिस्ट्री के जो लेक्चर्स है एमएम एकेडमी ऐप पर, उसमें देखा है किस तरीके की उनकी पॉलिसीज़ रही थी। अब कॉजेस अगर हम देखते हैं फेमाइन के तो नेचुरल एंड मैनमेड दोनों होते हैं। नेचुरल इसमें अगर हम देखते हैं तो फ्लड अगर आ जाता है तो मतलब क्या है, पूरी की पूरी फसलें सब कुछ यहाँ पर बहा कर लेकर चल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि शॉर्टेज जो है खाने का बहुत बुरी तरीके का हो जाता है। देन साइक्लोन अगर हम देखते हैं, मतलब जो भी यहाँ पर नेचुरल कैलेमिटी है, नेचुरल डिजास्टर है, उसके वजह से जो भी यहाँ पर समस्या हो रही है उसकी वजह से हो सकता है कि फेमाइन हो जाए। ड्रॉट जो दुष्काल पड़ता है, जो सुकाल पड़ता है,
उसकी वजह से भी जो अनाज है वो उगता नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। अर्थक्वेक अगर हम देखते हैं, उसकी वजह से भी हमें देखने को मिलता है। मतलब जो भी नेचुरल डिजास्टर है उसकी वजह से यहाँ पर फेमाइन जो है वो होता है। मैनमेड अगर हम देखते हैं तो लैक ऑफ फूड ड्यू टू नो क्रॉप फेलियर और स्टोरेज फूड। मतलब समझ लीजिए अगर स्टोरेज जो है वो फैसिलिटी है नहीं अगर अवेलेबल, है ना, और फूड जो है वो अगर ख़राब हो जाता है तो फिर यहाँ पर फूड जो है उसकी शॉर्टेज हो जाएगी। फूड डिस्ट्रीब्यूशन जो है कुछ रीजन में अगर वो प्रॉपर नहीं है तो फूड हमारे पास रहने के बावजूद जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं हो पाएगा। जो अभी अगर आप देखोगे तो हमें ऑक्सीजन के मामले में जो देखने को मिलता है, ऑक्सीजन अगर आप देखोगे अभी तो हमारे पास अवेलेबल है। ऑक्सीजन क्या हमारा प्रोडक्शन कम है? नहीं, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन है रीजन्स में वो सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। देन कंजम्पशन एंड कॉन्टेमिनेटेड वाटर इन एयर, ये अगर हम देखते हैं इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो हो जाते हैं, और इसके तहत यहाँ पर हमें जो फेमाइन है वो देखने को मिलता है। अब प्रिवेंशन किस तरीके से किया जा सकता है? तो प्रिवेंशन में अगर हम देखते हैं तो सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो रहना चाहिए जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है रूरल पॉपुलेशन की उससे भी ज़्यादा। इसलिए हम देखोगे तो एफसीआई जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसमें हम यहाँ पर हमारा जो बफर स्टॉक है वो रखते हैं। यहाँ पर हम सिक्योर्ड करके रखते हैं हमारा, जिससे कि अगर समझ लो कि कुछ सालों तक भी अगर प्रॉब्लम आए तो वो भी हम यहाँ पर पूरा कर सके, है ना। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो भी यहाँ पर वेल डेवलप्ड रहनी चाहिए बिटवीन द रूरल एंड अर्बन एरियाज। जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो भी यहाँ पर सही तरीके की रहना चाहिए। देन उसी के साथ साथ वहाँ पर प्रॉपर हेल्थ केयर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन फैसिलिटीज़, ये यहाँ पर डिसीज को प्रिवेंट करते हैं एंड फेमाइन जो है उसको भी यहाँ पर होने से रोकते हैं। तो ये चीज़ें प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर हम देख सकते हैं। अब इंडियन कंडीशन अगर हम देखें तो इंडियन कंडीशन के तहत हमें देखने को मिलता है कि सेकेंड वेव के पहले इंडिया जो है उसमें मेडिकल ऑक्सीजन ये अराउंड 700 to 800 टन्स पर डे हमें देखने को मिलती थी। ठीक है, सेकेंड वेव से पहले रिक्वायरमेंट जो है मेडिकल ऑक्सीजन की 700 to 800 टन्स पर डे देखने को मिलती थी। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो काफ़ी लोगों को ऑक्सीजन शॉर्टेज हो रही है, काफ़ी लोगों को ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है, काफ़ी लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ पर 3500 से लेकर 4000 टन्स पर डे जो है सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मेडिकल ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस किया जाता है बोथ गवर्नमेंट ओन्ड एंड प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट जो है वही यहाँ पर प्रोड्यूस करती है या फिर सिर्फ प्राइवेट मैन्युफैक्चरर जो है वही प्रोड्यूस करते हैं, दोनों ही यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए इनफ प्रोडक्शन, हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो तो सफिशियंट है लेकिन अवेबिलिटी नहीं हो रही है, शॉर्टेज हमें देखने को मिल रहा है। उसके पीछे कारण क्या है कि मतलब प्रोडक्शन रहने के बावजूद अवेबिलिटी नहीं है, ये क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले तो मेडिकल ऑक्सीजन जो है प्रिपेयर किया जाता है लिक्विड फॉर्म में अराउंड 99.5% प्योरिटी के साथ। देन उसको अब ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है इस पर मैं सेपरेट वीडियो एक लेकर आने वाला हूँ जहाँ पर एनिमेशन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। देन स्टोर किया जाता है जंबो टैंकर्स में, ट्रांसपोर्ट किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटर्स क्रायोजेनिक टैंकर्स में, है ना, स्पेसिफिक टेम्परेचर पर। एक बार ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास चला जाता है तो फिर रीगैसिफिकेशन की प्रोसेस होती है जिसमें उसको कन्वर्ट किया जाता है गैसियस ऑक्सीजन में। ठीक है, लेकिन अभी अगर आप हमारे यहाँ पर देखोगे तो इसको सिलेंडर में फिक्स किया जाएगा। देन उसके बाद 3 to 6 डेज जो है इसमें लग जाते हैं यूज़र तक पहुँचने के लिए। और क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर क्रायोजेनिक टैंकर जो है वो इतने मात्रा में अवेलेबल नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ पर आप देखोगे तो ऑक्सीजन फेमाइन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पर जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो है उनकी जान जा रही है। और ये अगर आप देखोगे तो मैन मेड है, ये क्या है? मैन मेड डिजास्टर है, मैन मेड फेमाइन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल रहना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए बोलिए, ये सब अवेलेबल ही नहीं है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।